प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन जीएस क्लासेज पर स्वागत है। हम एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत और पूर्व मध्यकाल भारत के अध्ययन को पार करते हुए अब पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास में आ चुके हैं। प्राचीन भारत का इतिहास सिंधु सभ्यता से शुरू होकर महाराज हर्षवर्धन तक चला। उनकी मृत्यु के बाद पूर्व मध्यकाल की शुरुआत हुई, जब राजपूतों का उदय हुआ। राजपूत जो प्राचीन भारतीय राजाओं, प्राचीन भारतीय क्षत्रियों और कुछ विदेशी जातियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुए क्षत्रिय राजा थे। हर्ष की मृत्यु के बाद छोटे छोटे भूभागों पर उन लोगों ने शासन करना शुरू किया। अभी जब वे छोटे छोटे राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले रहे थे, उसी समय 712 में अरबों का सिंध पर आक्रमण हुआ और भारत पर इस्लाम के आक्रमण का श्री गणेश हो चुका था। ध्यान रहे, अरब आक्रमण के बाद एक लंबे समय बाद, लगभग 400 साल बाद, तुर्कों ने भारत पर आक्रमण शुरू किया और प्रथम तुर्क आक्रमण शुरू हुआ बेहतरीन ढंग से महमूद गजनवी के समय। उसने अपने प्रयास में ज़्यादा बेहतर सफलता पाई। भारत जैसे उत्कृष्ट देश इस तुर्क द्वारा 17 बार पददलित किए गए और कोई भी राजपूत राजा इस 17 बार के किए गए आक्रमण में एक बार भी संभल नहीं पाया। बार बार लोग हारते रहे, भारत लुटता पिटता रहा। इस प्रथम तुर्क आक्रमण की एक विशेषता थी धन की लूट और धार्मिक संस्थानों को नुकसान पहुंचाया जाना। हिंदू मंदिरों, महान मंदिरों को विध्वंस किया जाना, नुकसान पहुंचाया जाना और धन लूटना। महमूद गजनवी के नेतृत्व में जो प्रथम भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ, उसमें यही एक कार्य हो पाया। उसने भारत पर बहुत अधिक राजनीतिक या ये कहें सांस्कृतिक रूप से प्रभाव नहीं डाले। यह प्रभाव पड़ा द्वितीय तुर्क आक्रमण में, और ये द्वितीय तुर्क आक्रमण लगभग महमूद गजनवी के आक्रमण से सैकड़ों साल बाद फिर भारत पर हुए। सैकड़ों साल बाद, सैकड़ों नहीं बल्कि अगर कायदे से देखें तो लगभग 150 साल बाद इस देश पर द्वितीय तुर्क आक्रमण हुआ। और उस तुर्क आक्रमणकारी नेता का नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, ध्यान रहे, मोहम्मद गोरी का एक नाम मोहम्मद बिन शाम भी मिलता है। मोहम्मद बिन शाम। इसकी माता मोहब्बत से इसे जंगी भी कहती थी, जंगी। मोहम्मद बिन शाम ने महमूद गजनवी के वंशज यानी यामिनी वंश को समाप्त करके ही गजनी में अपने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद फिर उसने भारत की तरफ आक्रमण करना शुरू किया। मोहम्मद गोरी का भारत के राज्य क्षेत्रों में पहला राज्य जो आक्रमण का शिकार हुआ वह था मुल्तान। यानी मोहम्मद गोरी ने यदि किसी भारतीय राज्य पर पहला आक्रमण किया तो वो मुल्तान था। ध्यान रहे, मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के आक्रमणों के बीच एक बड़ा अंतर है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए और किसी भी आक्रमण में वह पराजित नहीं हुआ। हर आक्रमण करने के बाद वह विजयी हुआ। लेकिन मोहम्मद गोरी भारत की सरजमी पर भारत के राजपूत राजाओं द्वारा 2 बार परास्त भी हुआ था। तीसरी बार उसने सफलता पाई। ध्यान रहे, उसने मुल्तान पर आक्रमण करने के बाद अपना हौसला बढ़ाया और गुजरात की तरफ उसने आक्रमण किया। लेकिन कहीं आबू पर्वत के बीच उस समय गुजरात के चालुक्य वंश के राजा हुआ करते थे भीम द्वितीय। और भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के बीच अपने माता की मदद से 1178 में तुर्कों और इस राजपूत राजा के बीच हुए युद्ध में अंततः मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से परास्त कर दिया। मोहम्मद गोरी
जंग मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। ये मोहम्मद गोरी की भारत पर पहली हार थी। इसके बाद मोहम्मद गोरी अपने स्वदेश यानी गजनी चला गया। उसने मुल्तान से आगे बढ़ते हुए बंगाल को जीत लिया और बंगाल जीत लेने के बाद अब उसकी सीमा दिल्ली के राजा, दिल्ली और अजमेर के राजा चौहान वंशीय महाराज पृथ्वीराज तृतीय के साम्राज्य से लगने लगी उसकी सीमा। इस कारण अब धीरे धीरे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। प्रिय छात्रों, ये कहा जाता है इसी हौसले अफजाई में उसने 1192 में पृथ्वीराज के राज्य पर भी आक्रमण कर दिया और फलतः दोनों लोगों के बीच हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की सेना को बुरी तरह परास्त कर तहस नहस कर दिया। पृथ्वीराज के एक सरदार गोविंदराज के नेजे यानी तलवार से मोहम्मद गोरी घायल भी हुआ, लेकिन पृथ्वीराज ने एक राजनीतिक भूल की, एक रणनीतिक भूल की। उसने मोहम्मद गोरी को भाग जाने दिया। ये बड़ी भूल थी। मोहम्मद गोरी ने 1 वर्ष तक पुनः युद्ध की तैयारी की। 1192 में उसने फिर तराइन के मैदान में अपनी सेना खड़ी की। पृथ्वीराज चौहान उस युद्ध के आक्रमणकारी को रोकने के लिए आगे बढ़े, किंतु 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की सेना से बुरी तरह परास्त हो गए। राजपूत सेना तितर-बितर हो गई। भागते हुए सेनाएं काट डाली गई। पृथ्वीराज चौहान को जंग मैदान से गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह 1192 में द्वितीय तुर्क आक्रमण के नेता मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में दिल्ली और अजमेर के महाराज पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर भारत में तुर्क साम्राज्य की एक तरह से विजय दिलाने में कामयाबी हासिल की। यहाँ से भारत के गुलामी की कहानी शुरुआत होती है। मैंने भी बताया कि महमूद गजनवी भारत में कोई साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहता था, वो केवल धन लूटना चाहता था। धार्मिक जोश के कारण मूर्तियों को तोड़ना चाहता था, वो उसने किया, उसमें सफल रहा, किंतु उसने कोई भारत में साम्राज्य स्थापित नहीं किया। लेकिन मोहम्मद गोरी वह साम्राज्य स्थापित करने के लिए भी आया था। उसने धन लूटे, धार्मिक मंदिरों को नुकसान पहुंचाए और भारत में साम्राज्य भी स्थापित करने में सफलता पाई। इस प्रकार दिल्ली अब उसके साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। इसके बाद वो गजनी वापस चला गया। अपने एक अत्यंत विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की जिम्मेदारी सौंप दी, किंतु खोखरों का विद्रोह दबाने 1193 के बाद वो फिर यानी 94 में फिर वो भारत आया। किंतु जिस समय वह युद्ध मैदान में विजय हासिल करके अभी नमाज पढ़ रहा था, संध्या की नमाज पढ़ते समय एकाएक खोखरों ने तेजी से उस पर आक्रमण किया। तुर्क सैनिक तितर-बितर हो गए और नमाज पढ़ते मोहम्मद गोरी को एक खोखर ने उतर करके उसका अपनी तलवार से सर कलम कर दिया। इस प्रकार उसकी यानी मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी बताया जाता है कि उनकी मृत्यु के बारे में ऐसा कहते हैं, एक मत चंद्रवरदाई का है जो पृथ्वीराज के दरबारी कवि या चारण या भाट थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। उसमें लिखा है कि पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर गजनी ले जाया गया, जहां मोहम्मद गोरी ने डींग मारी कि क्या आपको शब्दभेदी बाण चलाना आता है। पृथ्वीराज के हामी भरने पर उसने एक मीनार से आवाज दी कि अगर शब्दभेदी बाण चला सकते हो तो मुझे मारो। चंद्रवरदाई लिखते हैं कि मैं वहीं था, मैंने संकेत दिया, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताहियों पर सुल्तान है चूक्यो मत चौहान। और ये सुनने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने तीर छोड़े और शब्दभेदी बाण मोहम्मद गोरी को जा लगा और मर गए। एक ये धारणा है, और दूसरी धारणा जो अधिक विश्वसनीय लगती है वो है कि खोखरों का विद्रोह दबाते समय संध्या की नमाज के दौरान खोखरों ने मोहम्मद गोरी का वध कर दिया। एक ये धारणा है उसके मरने की। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के भी मरने की एक धारणा है कि गोरी को मारने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने स्वयं को तलवार मार ली और उस तरह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक मुस्लिम इतिहासकार ऐसा लिखता है
कि पृथ्वीराज चौहान गिरफ्तार हुए। उन्हें अपने संरक्षण में गौरी ने अजमेर का राजा बना दिया। लेकिन विद्रोह के आरोप में पृथ्वीराज गिरफ्तार हुए और उनका कत्ल कर दिया गया। ये है पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु का दास्तान और मोहम्मद गौरी की मृत्यु का दास्तान। ध्यान रहे, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई, एक तरह से भारतीय राजाओं का एक अंत, राजाओं के शासनकाल के अंत होने की शुरुआत हुई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में था और बताया जाता है कि तुर्क सरदारों के आग्रह पर मोहम्मद गौरी ने शासन सत्ता ग्रहण करना स्वीकार कर लिया और लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक को अगला भारत में सुल्तान बनाया गया। और ये कहा जाता है कि तुर्की साम्राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तुर्की साम्राज्य या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह क्योंकि वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए उसके द्वारा डाली गई साम्राज्य की नींव और उसके आगे के सभी सरदार जो सुल्तान हुए उनको गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये सारे के सारे एक ही वंशावली के नहीं थे, अलग अलग वंशावली के लोग थे, लेकिन ये सारे गुलाम वंश इसलिए कहलाए क्योंकि सभी कभी न कभी गुलाम रह चुके थे। तो गुलाम वंश आपको इसके बाद बताया जाएगा। पहले हम लोग जान लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। अन्य नाम मोहम्मद बिन साम। एक अन्य नाम मिलता है मोहम्मद बिन साम। माता इसकी कहती थी जंगी, एक इसका नाम जंगी था। ठीक, वंश ये शमशबनी वंश का तुर्क था। शमशबनी वंश का तुर्क। ठीक, ध्यान रहे, भारत पर विजय हासिल करने के बाद इसने लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलाए। और ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान के ही सिक्कों को फिर से ढलवाकर लक्ष्मी प्रकार का सिक्का चलवाया था। ठीक, ओके। भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान पर। ग्यारह सौ 78 में परिणाम राजा भीम द्वितीय ने उसे बुरी तरह परास्त किया। तीसरा आक्रमण, हाँ यहाँ एक चीज़ लिखना जरूरी है। भारत भूमि पर गौरी की पहली हार। भारत भूमि पर मोहम्मद गौरी की ये पहली हार थी।
तीसरा आक्रमण 1191 में। पृथ्वीराज चौहान पर। परिणाम तराइन का प्रथम युद्ध, तथा इसमें गोरी की बुरी तरह पराजय। वह गोविंदराज की तलवार से घायल हुआ। तलवार से घायल हुआ, किंतु पृथ्वीराज ने उसे भाग जाने दिया। तराइन का द्वितीय युद्ध ये हुआ 1192 में। परिणाम पृथ्वीराज चौहान परास्त हुए। और पकड़े गए। ये रहा आपके सामने पृथ्वीराज चौहान परास्त हुए और पकड़े गए। ध्यान रहे, चंद्रावर का युद्ध 1194 में। गोरी ने कन्नौज के जयचंद कन्नौज को जयचंद को हराया। ठीक, इसे आप नोट करें। उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। जयचंद को चंद्रावर के युद्ध में 1194 में गोरी परास्त करता है। ठीक, इस प्रकार उसका कन्नौज पर अधिकार हो गया। साथ ही साथ उसका मुल्तान पंजाब पर पहले से अधिकार था और इधर अजमेर और दिल्ली पर अधिकार हो गया। इस प्रकार अवध तक के भागों को मोहम्मद गोरी ने बड़े आसानी से प्राप्त कर लिया। ठीक, हम लोग अब देख लेते हैं आगे।
मोहम्मद गोरी का भारत पर अंतिम आक्रमण खोखरों पर हुआ। ठीक, ये भारत पर इसका अंतिम आक्रमण था, खोखरों पर। मोहम्मद गोरी इसी दौरान नमाज पढ़ते समय खोखरों द्वारा मार डाला गया। इसी दौरान मोहम्मद गोरी नमाज पढ़ते समय खोखरों द्वारा मार डाला गया। पृथ्वीराज के दरबारी चंद्रवरदाई के अनुसार गोरी गजनी में पृथ्वीराज के शब्दभेदी बाण द्वारा मारा गया। पृथ्वीराज की मृत्यु। चंद्रवरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि गोरी की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज ने स्वयं को तलवार मार लिया। किंतु मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार गोरी ने अपनी अधीनता में पृथ्वीराज को अजमेर का राजा बना दिया। किंतु विद्रोह के आरोप में उनका कत्ल कर दिया गया।
ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की कहानी है। ठीक, सामने आपके। ध्यान रहे कि इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में पद ग्रहण करता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि गोरी की मृत्यु के बाद उसके एक वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में तुर्क सरदारों के आग्रह पर गोरी का उत्तराधिकारी बनकर सुल्तान पद स्वीकार कर लिया। और दिल्ली सल्तनत तथा गुलाम वंश की नींव डाली। ये रहा गोरी की मृत्यु के बाद उसके एक वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में तुर्क सरदारों के आग्रह पर गोरी का उत्तराधिकारी बनकर सुल्तान पद स्वीकार कर लिया और दिल्ली सल्तनत तथा गुलाम वंश की नींव डाली। ठीक, प्रिय छात्रों, आज आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जब हम आपको पढ़ाएंगे तो अब इसमें आप शुरुआत करेंगे गुलाम वंश। ठीक, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद फिर इनकी गतिविधियाँ कैसे क्या क्या रही वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। प्रिय छात्रों, हमारे द्वारा ये पढ़ाए गए जो आपके उपयोगी चीज़ें हैं उनको अध्ययन करते रहें और हमें लाइक और कमेंट भी दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हम आपको और भी मनोयोग से आपको पढ़ाते रहें। आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास।